हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 1 दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एड्स के रिगार्डिंग। किस तरीके की डिजीज है, किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, उसके कैजुअलिटीज क्या हो सकती हैं, किस तरीके से वो आपके हार्मफुल आपके लिए साबित हो सकती है, इन सभी चीजों को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। और पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा फर्स्ट ऑफ दिसंबर को एज अ वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें और अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएं इसके कॉज एंड प्रिकॉशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन का। चलिए, सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो मेंशन किया गया है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के अध्यक्ष के रूप में किस ओलंपियन को चुना गया है। ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड आपके लिए जो यहां क्वाइन किया गया है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इंडियन ओलंपिक संघ के, अगर हम बात करें ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक किसी भी ओलंपियन को 95 इयर्स की हिस्ट्री है, 95 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी ओलंपियन को ओलंपिक संघ, भारत के ओलंपिक संघ के चेयरमैन के रूप में यहां पर चुना गया है। सबसे पहले यहां पर आपके लिए जानना यह भी जरूरी हो जाता है कौन है ये, तो ये जुलाई 2022 में, ध्यान रखेंगे, जुलाई 2022 में राज्यसभा की सदस्य बनी है, राज्यसभा एमपी बनी है, राज्यसभा एमपी बनी है। ठीक है, इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि ये एशियन गेम्स में ध्यान रखेंगे, एशियन गेम्स में 4 टाइम्स गोल्ड मेडल, 4 टाइम्स गोल्ड मेडल, और इसके अलावा 7 टाइम्स सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं और ये पहली ऐसी महिला होंगी जो भारत के ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन बनेंगी। तो अब यहां पर आप सभी को नाम समझ में आ गया होगा और ये नाम है पीटी उषा का। ठीक है, पीटी उषा जी का, जिनको हम लोग महान धावक के रूप में भी जानते हैं। भारत के केस में अगर हम बात करें, महान धावक के रूप में जानते हैं, एथलीट के बारे में जानते हैं, ग्रेट एथलीट, ठीक है, जिन्होंने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड 7 सिल्वर से यहां जीत चुकी हैं। इसके अलावा राज्यसभा एमपी बनी है जुलाई 2022 में। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राज्य के एरो सिटी, ध्यान रखिएगा, राज्य के एरो सिटी विकसित करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राज्य को एरो सिटी किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हवाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपने राज्य में राज्य सरकार के द्वारा एरो सिटी विकसित किया जाएगा हवाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कहां पर बनेगा, तो रायपुर एयरपोर्ट के पास। ठीक है, रायपुर एयरपोर्ट के पास एरो सिटी डेवलप किया जाएगा। इतना बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, तो ध्यान रखिएगा यहां पे पहला है आपका, राज्य के रायपुर एयरपोर्ट के पास एरो सिटी विकसित किया जाएगा। करेक्ट है। एरो सिटी विकसित करने का क्या पर्पस है, तो हवाई सुविधाओं को बढ़ाने हेतु, ध्यान रखिएगा, हवाई सुविधाओं को बढ़ाने हेतु एरो सिटी डेवलप किया जाएगा। और ये निर्णय किसका है, राज्य सरकार का। तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। और जाहिर सी बात है, जब हवाई सुविधाएं बढ़ेंगी तो विमान सेवाओं में विस्तार के लिए इस निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो राज्य के रायपुर एयरपोर्ट के पास एरो सिटी डेवलप करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस है आपकी हवाई सुविधाओं को विकसित करना है, दैट इज विमान सेवाओं में विस्तार के लिए इस एरो सिटी को डेवलप किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में
प्रदेश में कुपोषण दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि हाल ही में हमने वजन त्योहार सेलिब्रेट किया था अगस्त में, ध्यान रखेंगे, वजन त्योहार का सेलिब्रेट किया गया था, वजन त्योहार मनाया गया था। और इस वजन त्योहार के आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे अगर हम बात करें तो आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में कुपोषण में 2.1% की गिरावट आई है, 2.1% की कमी आई है। अब बात आती है कि ये वजन त्योहार में कितने बच्चों का वजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा टोटल अगर हम बात करें तो 23.79 लाख बच्चों का वजन किया गया। और उस वजन के आधार पर यह डेटा निकाला गया है कि राज्य में कुपोषण की दर में कमी आई है और यह कुपोषण 2.1% से डाउन हुआ है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके लिए आपको सबसे पहले स्टैटिक पार्ट याद रखना होगा, किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज से, पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और कम से कम एक साल में 100 दिनों की अगर हम बात करें, 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। और इसी के साथ साथ पंचायती राज में आपको याद रखना होगा कि 1993 का पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को हमने कहां पे? छत्तीसगढ़ में एज इट इज इंप्लीमेंट किया है। बट वहां पर हमने मेंशन कर दिया है कि 93 की बात, जो भी आपका 93 का मध्य प्रदेश में लागू हुआ और हमने 2000 में अडॉप्ट किया, 2000 में, तो 2000 के बाद से 1 नवंबर 2000 के बाद से कोई भी अमेंडमेंट अगर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में होता है तो वो स्वतः लागू नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज के बाद 1 नवंबर 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ का अपना पंचायती राज अधिनियम होगा। भले ही कॉन्सेप्ट हम मध्य प्रदेश से लिए हों, बट कंसिडरेशन में हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के संशोधन को लिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पर बोला जा रहा है कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो गाइस इस बार की अगर हम बात करें तो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिला नंबर 1 पर है, ठीक है, कांकेर जिला नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे आपका आता है सूरजपुर और नंबर 3 पर आता है यहाँ पे बलौदाबाजार एंड भाटापारा। ये 3 ऐसे जिले हैं जो कि मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने में प्रथम 3 स्थानों पर विराजमान है, यानी कि प्रथम 3rd रैंक तक अगर हम देखें 1 2 3 पर ये 3 जिले हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कांकेर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस जिले में मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नशियानी बनाया जाएगा? ठीक है, जैन तीर्थ नशियानी बनाया जाएगा। तो हाल ही में राज्य के किस जिले में मध्य भारत का, तो यहां पे मध्य भारत का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा प्रतिमा जो कि लाल पत्थर से बना होगा। टोटल एरिया जो इस नशियानी बनाने की है जैन तीर्थ के लिए, तो याद रखेंगे यहां पर टोटल एरिया जो है वो 10 एकड़ का है। ठीक है, 10 एकड़ का है। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के किनारे पुष्प वाटिका। ठीक है, दुर्ग जिला शिवनाथ नदी के तट पर पुष्प वाटिका, याद रखेंगे आप, पुष्प वाटिका। ठीक है, इसके अलावा इस नशियानी या फिर आप इस प्रतिमा की बात करें तो इस प्रतिमा की टोटल हाइट जो है ये है आपकी ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें 21 फीट 7 इंच की। ठीक है, 21 फीट 7 इंच की प्रतिमा जो है लगाई जाएगी। क्लियर रहेगा? कहां पे? दुर्ग जिला शिवनाथ नदी किनारे पुष्प वाटिका, 10 एकड़ का एरिया है। भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा लाल पत्थर से बना हुआ। और अब बात आती है कि यह प्रतिमा किसकी होगी, जैनों में भी किसकी होगी, तो ध्यान रखिएगा भगवान चंद्रप्रभ का। ठीक है, भगवान चंद्रप्रभ जी का ये प्रतिमा बनाया जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य में लीची की खेती संबंधित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो लीची भी ध्यान रखिएगा, लीची की खेती के बारे में बात कर रहा है, तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि लीची सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादन होता है। तो लीची वगैरह हमारे यहाँ राज्यों में देखें तो बिहार से आता है, आसपास के
और भी दूसरी दूसरी जगहों से यहाँ पे लीची मंगाया जाता है, बट ध्यान रखेंगे बिहार मुजफ्फरपुर से लीची मंगाई जाती है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची काफी फेमस होती है। बट यहां पर राज्य सरकार के कृषि विभाग ने निर्णय लिया है कि हम अपने राज्य में भी लीची की खेती करवाएंगे और इसके लिए अबूझमाड़ क्षेत्र का चयन किया गया है। कहां पर होगा? कृषि विभाग के द्वारा निर्णय अबूझमाड़ क्षेत्र में। इसके अलावा इस लीची की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा? किस आधार पर? जैविक और प्राकृतिक। ठीक है, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, किसानों को जागरूक किया जाएगा कि यहाँ पे जितने भी किसान इस खेती से, लीची खेती से जुड़ेंगे, उनमें यह अवेयरनेस चलाया जाएगा कि जैविक खेती हो। साथ ही साथ उत्पादन बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हमारे राज्य में लीची की उत्पादन बढ़ेगी तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? दूसरे राज्यों पे हमारी निर्भरता जो है वो कम होगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि उत्पादकता जैसे ही बढ़ती है यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं? लीची के लिए डिफरेंट उसके पल्प को यूज करके, जैसे अभी रिसेंट की घटना आपको याद होगी, जब हमारा राज्योत्सव चल रहा था तो सीताफल के पल्प से आइसक्रीम बनाया गया था। तो यहां पे बाई प्रोडक्ट भी बनाया जाएगा, उस लीची को उपयोग करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी डिजाइन किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे आप, बिहार मुजफ्फरपुर लीची की खेती कहां पे होगी? अबूझमाड़। और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट्स पे। स्टेटमेंट है, कृषि विभाग द्वारा लीची खेती के पहले चरण हेतु अबूझमाड़ क्षेत्र का चयन किया गया है, करेक्ट है। दूसरा है, लीची खेती के पहले चरण हेतु अबूझमाड़ क्षेत्र का चयन किया गया है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, राज्य में लीची की खेती हेतु, ये ऑप्शन आप हटा देंगे, यहां से कुछ गलत है यहाँ पर। चलिए, तीसरा है, प्राकृतिक और जैविक खेती के द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। सेकंड जो है यहाँ पे ऑप्शंस को आप हटाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन संबंधी कुछ बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। हम यहाँ पे अभी सेकंड को, स्टेटमेंट को हटाते हैं, तो दैट इज 1 और 3, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे, जितने भी यंग यानी कि युवा उद्यमी हैं, जितना भी यंग इंटरप्रेन्योर हैं, उन्हीं सबको दिया जाता है अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, जो कि समाज में सेवा भाव, समाज में लगातार सेवा भाव को प्रेरित करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज याद रखेंगे आप कि ये जो सेवा भाव की बात है, यहां पर समाज सेवा भाव में अगर आप देखेंगे युवा उद्यमियों को, और इसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार में शामिल है वंदे भारत फाउंडेशन। ठीक है, वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यहां पे वंदे भारत फाउंडेशन जो है, जितने भी यंग इंटरप्रेन्योर हैं, इन सभी यंग इंटरप्रेन्योर्स को समाज सेवा भाव के लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ सोशल सर्विसेज के लिए, नए आइडियाज इंप्लीमेंटेशन के लिए और उस क्षेत्र में जितने भी यंग फाउंडर और सीईओ होते हैं, जो नए अपने बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए जाने जाते हैं, उन सभी को यंग इंडिया फाउंडेशन की अगर हम बात करें, वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस बार का पुरस्कार रवि कुमार सागर जी को मिला है। ध्यान रखिएगा, रवि कुमार सागर जी को मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहां पर बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एशियन स्मॉल क्लाउड ऑटर उदबिलाव, हिंदी है इसका, उदबिलाव के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उदबिलाव हाल ही में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। देखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक और तथ्य है कि 1972 में इसे इंडेंजर स्पेसीज के लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, यानी कि इंडेंजर स्पेसीज मतलब क्या होता है? विलुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है, इंडेंजरस स्पेसीज के लिस्ट में शामिल किया गया था। इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में अलग अलग
अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रवासी पक्षियों के हॉट स्पॉट के रूप में बस्तर को जाना जाता है। तो बस्तर के साथ साथ यहाँ पे आपको पता होगा कि हाल ही में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया, पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया और वहां पे ये पता लगाया गया कितने प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की। तो गाइस कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में उदबिलाव देखा गया, उस क्षेत्र में उदबिलाव देखा गया है। और इसके अलावा 1972 के लिए वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव और वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के द्वारा इसको इंडेंजरस स्पेसीज के कैटेगरी में रखा गया था। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के उदबिलाव पाए जाने की पुष्टि हुई है, ठीक है, पाए जाने की पुष्टि हुई है, ये आपका करेक्ट है। दूसरा भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1974 के तहत, तो ये गलत है, 1974 नहीं, यहाँ पे 1972 होगा, 1972। सेकेंड जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है उदबिलाव को वैज्ञानिक भाषा में एनिक्स सिनेरस कहा जाता है, ये करेक्ट है। इसका वैज्ञानिक नेम है एनिक्स सिरेकस, ठीक है, एनिक्स सिनेरस, एनिक्स सिनेरस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 ही सिर्फ सही है, तो केवल 1 और 3, ठीक है, 1 and 3, दैट इज सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है G20 की शेरपा बैठक 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो अभी आप सभी को पता होगा कि G20 में 20 देशों के बैठक होने वाली है, बैठक होने वाली है, और बैठक कहां पे होगी, बैठक होगी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। और G20 के इस बैठक से पहले आधिकारिक जितने भी सरकारी अधिकारी जो होते हैं इन सभी देशों के, उनको शेरपा नियुक्त किया जाता है, और उन्हीं सभी ऑफिशियल्स की बैठक, जो अधिकारी हैं, आधिकारिक लोगों की बैठक जो है शेरपा के बारे में जानते हैं हम, शेरपा बैठक के नाम से जानते हैं। तो G20 के जितने भी ऑफिशियल्स अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी की बैठक जो है भारत में उदयपुर में होगी, ठीक है, भारत में राजस्थान के उदयपुर में होगी। और इसके लिए तैयारी क्या है, ध्यान रखेंगे कि उदयपुर में भारतीय संस्कृति, भारत की सारी चीजें, उन सभी से पूरे वहां पे पेंटिंग्स वगैरह से सजाया गया है, क्योंकि G20 की शेरपा बैठक होने वाली है। तो क्वेश्चन में था कि आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, शेरपा बैठक की, तो शेरपा बैठक जो है उदयपुर में हो रहा है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस व्यक्ति को शतरंज का पहला इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल दिया गया है। तो ठीक है, पहला व्यक्ति को, तो ये जो व्यक्ति हैं ये स्पेन के, ध्यान रखिएगा, स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में, ठीक है, बार्सिलोना में इन्होंने खिताब जीता है इंटरनेशनल मास्टर का, ध्यान रखेंगे, पहला इंटरनेशनल मास्टर, छत्तीसगढ़ का पहला इंटरनेशनल मास्टर, और ये बन गए हैं आपके एस धनंजय। कहां पे इसको टाइटल दिया गया, स्पेन के बार्सिलोना में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा, इनको रैंकिंग में, ठीक है, इलो रैंकिंग जो होता है, इनको इलो रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिला है, फर्स्ट पोजीशन मिला है इलो रैंकिंग में, ठीक है। शतरंज के जितने भी मास्टर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको इलो रैंकिंग से यहां पर सम्मानित किया जाता है, और इलो रैंकिंग में इनका स्थान जो है वो आपका प्रथम है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान से देखिएगा, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाने का खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, साथ ही साथ पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, और विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइस आप सभी को आज से ही आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। आप सभी के लिए, जितने भी सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए, व्यापम की प्रिपरेशन करने वाले या अदर कोई भी वनडे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज आपको चैनल पे दिख जाएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।